जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका यूपी पीसीएस हिंदी के यूट्यूब चैनल में। तो मैं बता दूं कि हम लोग जो क्लास कर रहे थे मेडिवल हिस्ट्री का, तो उसमें जो है हम लोग का ये जो क्लास नंबर 5 है। ठीक है, मैं बता दूं कि हम लोग जो है अरबों का आक्रमण, तुर्कों का आक्रमण हम लोग पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम लोगों ने जो है अरबों का आक्रमण कंप्लीट किया, फिर तुर्कों का आक्रमण। तो हम लोग का जो बेसिक जो फाउंडेशन है मेडिवल का, वो क्लियर हो चुका है। ठीक है, और हम लोग इसमें कहाँ पर हैं, तो हम लोग इस समय जो पढ़ रहे हैं तो वो है, इसमें हम लोग को क्या देखना है, जो है सल्तनत काल। ठीक है ना। तो इस सल्तनत काल में हम लोगों ने क्या देखना है अब हम लोगों को। तो इसमें जो है टाइम पीरियड जो है ना, वो 1205 से लेकर 1526 तक है। इसको जानने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं जरूरी चीजें, कि आप लोग को जो है डेली जो है यूपी पीसीएस आरओ और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और उसमें से जो टेस्ट सीरीज के लिए और जो एग्जाम में आने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्या किए जाते हैं आपको डेली 9 बजे आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड हो जाते हैं। ठीक है, आप उसको जाइए, देखिए और उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और अपना आंसर भी कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और बताइएगा कि जो है क्या इसमें प्रॉब्लम है, आपको कहाँ डाउट है, और आपको कहीं किसी चीज़ में डाउट होगा तो आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से उसी चैनल पर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आप क्लास करते रहिए। एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, और आरओ दोनों कंबाइंड के लिए, और भी जो स्टेट लेवल एग्जाम होते हैं तो आप वहाँ से कंप्लीट करेंगे तो आपको प्रोवाइड हो जाएगी। मैं बता दूं कि हम लोग की जो है एनसीईआरटी की जो क्लास चलती है वो मॉर्निंग में 7 बजे आपको डेली प्रोवाइड हो जाएगी इसी चैनल पर। तो आप अगर नए हैं तो बिल्कुल आइए और इस क्लास को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी क्लियर नहीं करेंगे तो फिर आपको क्या होगा कि बेसिक में प्रॉब्लम्स आएंगी। तो आप आइए, एनसीईआरटी क्लियर करिए। ठीक है ना। एनसीईआरटी में कितना समय लगता है, मुश्किल से अगर आप 10 घंटे देंगे तो एक पूरी किताब खत्म कर सकते हैं एनसीईआरटी की। तो आप आइए, क्या दिक्कत है, एनसीईआरटी पढ़िए। तो हम लोग क्या देख रहे थे हम लोग, तो इसमें जो हम लोग मेडिवल हिस्ट्री में स्टार्ट कर चुके हैं, हम लोग कहाँ पर पहुंचे हैं, तो सल्तनत काल तक। ठीक है, तो हम लोग क्लास शुरू करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए, कि एग्जाम में बहुत समय नहीं बचा है। जैसे ही कंप्लीट होगा हम आप लोगों को जो है जल्दी हम लोग क्या शुरू करना है, तो मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है ना। तो सल्तनत काल, तो सल्तनत काल में हम लोग क्या देखना है ना, कि जो टाइम पीरियड है 1205 तक और 1205 से लेकर 1526 तक। तो इन दिनों जो है कौन सी घटनाएं हो रही थी हमारे देश में, इन चीजों को हम लोग को अच्छे से देखना है। तो अब हम लोग इसका स्रोत देखेंगे, इसका स्रोत क्या है। तो स्रोत देख लेते हैं हम लोग। इस काल तक आते आते इस्लामिक दुनिया में भी इतिहास लेखन का कार्य शुरू हो चुका था। आपको बताया कि इसके पहले जो है लेखन का कार्य क्या मिलता था, तो बौद्ध ग्रंथ हुआ करती थी, और क्या हुआ करता था, तो ब्राह्मण ग्रंथ और जैन ग्रंथ, और जो स्थानीय जो किताबें होती थी जो लिखते थे लोग, जैसे कौटिल्य ने लिखा। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें क्या थी, तो भारतीय स्रोत थी। लेकिन अब क्या है ना, कि जो इस्लामिक दुनिया जब आपको पता है कि मोहम्मद गौरी के समय से जब आने लगे हैं, महमूद गजनवी के समय से भारत में, यानी तुर्की अरबों का जब आक्रमण हुआ, तो बाहरी जो है इस्लामिक लोगों का भी भारत में एंट्री हुआ। इसी के माध्यम से सारे बैकग्राउंड मैंने क्लियर किया है। आप अगर उसे नहीं देखे हैं तो आप उसे देख कर आइए, तो आपको डाउट बिल्कुल नहीं होगा, अगर डाउट हो रहा हो तो। ठीक है, तो क्या है कि अब वो इस्लामिक दुनिया के लोग भी अब इतिहास लिखने लगे। यानी अब लोग को इन लोगों का स्रोत कहाँ मिलेगा, तो जो है यहाँ से भी मिल जाता है। अब यहाँ से देखेंगे हम लोग, तारिक ए फिरोज शाही से गुलाम वंश, ठीक है, खिलजी वंश, तुगलक वंश, यानी तीनों वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो तारिक ए फिरोज शाही नामक किताब से जानकारी मिलती है। अब इसी में हम लोग को जो है विदेशी विवरण इब्न बतूता की जो है रिहला नामक जो पुस्तक है, जो बुक है, उससे जानकारी मिलती है। ठीक है, तो सल्तनत काल की जानकारी हम लोग कहाँ से मिलती है, स्रोत आप यहाँ से समझ लेंगे कि जो है हम लोग की जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। ठीक है ना, समझ रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो गया, सल्तनत काल का स्रोत हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि सल्तनत काल जो है आगे कैसे विस्तार हुआ है, इसमें कौन कौन से शासक रहे हैं। तो सल्तनत काल जो है सल्तनत काल जब शुरू होता है, तो इसके जो है संस्थापक कौन होते हैं, तो गुलाम वंश के लोग होते हैं। ठीक है, अब गुलाम वंश के लोग में भी हम लोग देखेंगे अंदर क्या बातें दी गई हैं। तो आपको पता है कि जब मोहम्मद गौरी जब भारत छोड़कर जाता है, ठीक है, जब मोहम्मद गौरी जब भारत छोड़कर जाता है, तो आपको पता है कि जब वो सिंध के क्षेत्र में जाता है, तो उसे जो है जो वहाँ की जो जनजातियाँ थी क्या करती है, उसको मार देती है। ठीक है, वहाँ पर मारा जाता है, और मारे जाने के बाद धीरे धीरे क्या होता है कि इसका मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ, कि फिर क्या होता है, कुतुबुद्दीन जो ऐबक है, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम हुआ करता था, और मैंने आपको बताया है कि गुलाम का महत्व जो है पहले कितना हुआ करता था। मैं बता दूं कि जो है पहले जो है एक अपने जो है स्वयं के जो संतान यानी जो पुत्र है, पुत्र से बढ़कर किसको माना जाता था, यानी एक वफादार के रूप में, तो गुलाम को माना जाता था। ठीक है, तो ये जो मतलब जब मोहम्मद गौरी चला गया, तो जाने से पहले ही क्या किया था उसने,
कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ की सत्ता सौंप दी थी। और उसके बाद हम लोग को कहीं से और जानकारी मिलती है कि यहाँ की जो जनता है, ठीक है, जो लाहौर की जनता है, वो क्या करती है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को ना अपने जो है अपने ऊपर शासन करने के लिए आमंत्रित करती है। और फिर कुतुबुद्दीन ऐबक शासन करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन करने के बाद फिर इसके बाद इसका पुत्र शासन करता है। इसके पुत्र जो अयोग्य होने के कारण फिर आपको जो है जो इल्तुतमिश की आपने कहानियां सुनी है, तो इल्तुतमिश शासन करता है। इल्तुतमिश के बाद उसकी जो बेटी है जो रजिया सुल्ताना का आपने नाम सुना होगा, फिर रजिया सुल्तान जो है इसी गद्दी पर राज करती है, यानी गुलाम वंश पर। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक को मैं बता दूं कि जो है वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है। वास्तविक संस्थापक इसलिए नहीं माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्योंकि ये गुलाम है, ठीक है ना। कौन था? तो ये गुलाम वंश के शासक थे, तो ये गुलाम था, ठीक है। लेकिन और इसने क्या किया ना, गुलाम से आगे निकलने का कोई जो है रास्ता नहीं चॉइस किया। और इसने जो है एक तरह से सिपाह जो है सलाहकार, यानी मतलब एक तरह से जो है एक उत्तराधिकार जैसे ना, मतलब मेन जो सुल्तान था वो बनकर शासन नहीं किया। एक तरह से गुलाम बनकर इसने गद्दी पर शासन किया, जो है सत्ता पर शासन करता रहा। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन इसके बाद जो है इल्तुतमिश आता है। इल्तुतमिश क्या करता है कि जो सुल्तान बनने की जो जो योग्यताएं होती है उसको पूरा करता है। तो कौन पूरा करता है? तो इल्तुतमिश। इसलिए जो है गुलाम वंश का जो वास्तविक जो संस्थापक माना जाता है वो किसको माना जाता है? तो इल्तुतमिश को, ठीक है। आप इसे याद रखेंगे, फिर हम लोग जिसको पूरा अच्छे से एक बार और पढ़कर इसको समझ लेते हैं, ठीक है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में तुर्की राज्य, दिल्ली सल्तनत, मुस्लिम राज्य की स्थापना करने वाला शासक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है। आप इसे याद रखेंगे, जो छोटी छोटी जो बातें दी गई हैं। तो दिल्ली सल्तनत की जो है नींव किसने रखा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यह एक तुर्क जनजाति का था, यानी ये कहाँ का रहने वाला था? तो जनजाति था। कहाँ का? तो तुर्क का, ठीक है। वह मोहम्मद गौरी का दास था, यानी मोहम्मद गौरी का दास यानी गुलाम था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। 1192 में तराइन के युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी की सहायता की थी। आपको पता है कि जो तराइन का जो युद्ध हुआ था उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसकी सहायता की थी? तो अपने मालिक मोहम्मद गौरी की, ठीक है। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद, जब द्वितीय युद्ध होता है, तो तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना मुख्य भारतीय प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया। यानी मोहम्मद गौरी क्या करता है कि जो है तराइन का फिर जो द्वितीय युद्ध होता है उसके बाद से मोहम्मद गौरी क्या करता है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक की वफादारी को देखकर वो जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या करता है कि भारतीय प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त करता है, ठीक है। 1194 में कन्नौज के शासक जयचंद तथा मोहम्मद गौरी के मध्य हुए युद्ध में भाग लिया। कौन? मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद लाहौर की जनता ने गौरी के प्रतिनिधि के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर पर शासन करने के लिए आमंत्रित किया, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वीकार किया। यानी कहने का मतलब ये है कि 1194 जो है मोहम्मद गौरी की जो है जो कन्नौज में क्या होता है, मतलब लड़ाई होती है, ठीक है, युद्ध होता है। और युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी जीतता है। और जीतने के बाद क्या करता है कि मोहम्मद गौरी जो है वापस जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना जो है जो भी कार्यभार है यहाँ का वो सौंप कर जाता है। लेकिन सौंप कर जाने के बाद जो है मोहम्मद गौरी भी पहुँचता भी नहीं है। और रास्ते में जो है सिंधु नदी में, सिंधु के क्षेत्र में एक जनजाति है, इसे गोखर नामक से, गोखर का आगे मैंने इसको पिछली क्लास में बताया है। फिर वहाँ पर क्या है कि मोहम्मद गौरी को क्या करता है, उन लोगों ने वो जो जनजाति है वहाँ की, जिसे कबीला जो लोग कहा जाता था वहाँ पर, तो उन्होंने क्या किया, इसकी हत्या कर दी। फिर इसकी हत्या होने के बाद फिर क्या हुआ कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो लाहौर की जनता थी जहाँ पर मोहम्मद गौरी का शासन था पहले, और मोहम्मद गौरी ने कितना विस्तार किया है, सारे हमले जो है हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ लिया है, ठीक है ना। समझ रहे हैं? तो उसके बाद क्या होता है कि फिर ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठता है और यहीं से शुरुआत होती है। जून जो है 1206 में राज्याभिषेक करवाया तथा सुल्तान की बजाय मलिक सिपाह सलार की उपाधि धारण की। यानी जो है अपने को क्या किया, सुल्तान नहीं माना, यानी क्योंकि उसका गुलाम था मोहम्मद गौरी का। तो मोहम्मद गौरी के मर जाने के बाद भी अपने आप को ये सुल्तान नहीं कहता है, और अपने को गुलाम मान कर ही क्या करता है, सत्ता संभालता है और अपना राज्याभिषेक करवाता है। इसने अपने नाम के सिक्के भी नहीं चलवाए, इसने क्या किया कि अपने नाम का सिक्का भी नहीं चलवाया, एवं अपने नाम का खुतबा भी नहीं पढ़वाया। मैं बता दूं कि जो है खुतबा क्या होता है, और जो है खुतबा ये होता है कि
अजान आपने सुना होगा ना, जब लोग नमाज पढ़ते हैं तो क्या करते हैं कि जब वो लोग मुस्लिम, जब इस्लाम धर्म में जब नमाज पढ़ा जाता है तो नमाज पढ़ने के बीच में जो शासक होता है उस शासक का नाम लिया जाता है। तो इसने क्या किया, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, तो अपना नाम भी उसमें दर्ज नहीं करवाया, यानी अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़वाया, जो उसे खुतबा कहा जाता है, जो पढ़ा जाता है, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किसको बनाया है, तो लाहौर को। 1210 ईस्वी में लाहौर में जो है चौगान कहा जाता है, चौहान नहीं, यहाँ पर चौगान होगा, ठीक है। चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो जाती है। चौगान आप जानते हैं, इसे पोलो गेम कहा जाता है, पोलो देखे होंगे आप लोगों ने। तो जो घोड़ों से जो है दौड़ दौड़ कर खेला जाता है, तो उसमें क्या होती है, इसी में इसकी मौत हो जाती है, किसकी, कुतुबुद्दीन ऐबक की, ठीक है। इसका मकबरा जो है लाहौर में ही बनाया गया है, तो आप ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ बनाया गया है, तो लाहौर में। अगर एग्जाम में आए तो आप इसे जरूर टिक मारिएगा, यही आंसर है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा है, तो कहाँ स्थित है, तो लाहौर में, ठीक है ना। तो आप इसे देख सकते हैं। अब लोग आगे देखते हैं, मिनहाज उस सिराज, ये कौन था, तो एक लेखक हुआ करते थे। मिनहाज उस सिराज ने कुतुबुद्दीन ऐबक को एक वीर एवं उदार बताया है, यानी ये लेखक हुआ करते थे, और जो है कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करते हैं, ये बड़ाई करते हैं और इनकी प्रशंसा करते हैं। तो क्या कहते हैं इनको, जो है कुतुबुद्दीन ऐबक क्या थे, तो एक वीर जो है शासक थे, ठीक है, और एक उदार व्यक्ति भी थे। कुतुबुद्दीन ऐबक अपने उदारता के लिए प्रसिद्ध था, जिसके कारण उसने स्वयं ही लाख बक्स मतलब लाखों को जो है, लाखों में दान देने वाला, ठीक है। काफी लोगों को रिहा किया, यानी कुछ लोग जेल में बंद थे उनको रिहा किया, जैसे युद्ध में नहीं लोग पकड़ ले जाते हैं, उन लोगों को रिहा कर दिया, छोड़ दिया, तथा गरीब लोगों में लाखों का दान किया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, तो लाख बक्स। तो लाख बक्स जो है किसे कहा गया है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो इस और जो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बक्स किसने कहा, तो जो है ये जो है मिनहाज उस सिराज जो है अपनी बुक में प्रशंसा करते हैं इस नाम से, याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान का ज्ञाता होने के कारण, क्योंकि कुरान का ज्ञाता थे, तो ज्ञाता होने के कारण जो इन्हें कुरान खां की उपाधि भी दी गई है। कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में कई विद्वान लोग भी जो है आश्रय प्राप्त था, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के जो है जो दरबार था उसमें बहुत सारे विद्वान लोग भी हुआ करते थे, ठीक है। ताज उल मासिर के लेखक हसन निजामी तथा आदाब उल हर्ष वी सुजात के लेखक फुक ए मुदब्बिर जैसे विद्वान इसके दरबार में रहते थे। तो ये सारे जो है आप इसे याद रखेंगे। ताज उल मासिर के लेखक कौन है, तो हसन निजामी, यानी हसन निजामी की पुस्तक क्या है, तो ताज उल मासिर, ठीक है ना। तो फुके मुदब्बिर कौन से बुक लिखे हैं, तो आदाब उल हर्ष, आप इसे याद रखेंगे जरूर, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक को स्थापत्य कला से भी लगाव था, यानी स्थापत्य कला आप समझते हैं ना, जैसे कि अब इस्लाम में क्या हो जाएगा, मस्जिद निर्माण हो जाएगा। हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो है हिंदू में क्या देखने को मिलता है कि मंदिर निर्माण होता है, स्थापत्य कला में बड़े बड़े मंदिरों का, भव्य मंदिरों का जो है निर्माण कराया जाता है। जैसे नरेंद्र मोदी है हमारे, ठीक है, तो नरेंद्र मोदी जो है हमारे देश की जो पीएम है, तो उनको क्या है, बहुत प्रेम है उनको, किससे, स्थापत्य कला से, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, बहुत बड़ा जो है राम मंदिर का जो एक तरह से निर्माण कराने में अपनी भूमिका दे रहे हैं, समझ रहे हैं। तो उसी तरह जो है पहले के भी शासक हुआ करते थे और उसको स्थापत्य कला में क्या था, तो लगा हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो इसने उत्तर भारत में पहली मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम, उसका नाम क्या है, तो कुव्वत उल इस्लाम, इसका निर्माण कराया, यानी कुव्वत उल इस्लाम का जो है निर्माण किसने कराया है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यह जो है भारत में बनी हुई पहली मस्जिद थी, याद रखेंगे। तो ये कहाँ पर स्थित है, तो जो है विष्णु मंदिर के स्थान पर बनवाई गई है, यह मस्जिद दिल्ली में स्थित है, ठीक है। अजमेर में संस्कृत विद्यालय के स्थान पर 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया। अब देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा, आप इसे, ये इंपॉर्टेंट आप याद रखेंगे। तो ये जो है 2.5 दिन का झोपड़ा ये है, ठीक है, आप इसे फिगर में देख सकते हैं। तो इसका निर्माण किसने करवाया है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है 2.5 दिन के झोपड़ा का निर्माण करवाया है, ठीक है ना। सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार, ठीक है, यानी कुतुब मीनार का निर्माण भी किसने करवाया है,
तो इसका जो है कुतुब मीनार में क्या है कि जिसने कार्य किसने शुरू किया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कुतुब मीनार बनाने का कार्य शुरू किया था। लेकिन कुतुब मीनार जो है अंतिम रूप से कौन बनवाता है, तो इल्तुतमिश बनवाता है। आप याद रखेंगे इस चीज़ को। शुरुआत कौन करता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक करता है। और इसे बनवाता कौन है लास्ट में, खत्म कौन करता है, समाप्त कौन करता है, तो इल्तुतमिश करता है। ठीक है ना। तो ये जो है कुतुब मीनार है किसकी याद में बना हुआ है, तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के। तो ये कौन हुआ करते थे, तो सूफी संत हुआ करते थे। पहले बहुत विद्वान लोग हुआ करते थे जो सूफी संत हुआ होते थे। ठीक है। इसका निर्माण करवाया, जिसको जो है इल्तुतमिश ने पूरा करवाया है बाद में। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी, ठीक है, उसका जो है अनुभव वही जो है आरोग्य पुत्र आराम सा था, किंतु इल्तुतमिश ने इसको पदस्थ करके। अब देखिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था, तो उसका जो है अनुभव विहीन, यह थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो जो अनुभव विहीन जो है एक पुत्र था, क्या नाम था उसका, आराम शाह। तो आराम शाह को जो उत्तराधिकारी बनाया था, लेकिन ये कुछ ज़्यादा समय तक जो है गद्दी पर नहीं बैठा, परंतु मतलब इसके बाद कौन बैठता है, तो इल्तुतमिश बैठता है। ठीक है ना। आप इसे यहाँ से याद रखेंगे। ये 2.5 दिन का झोपड़ा है, आप यहाँ से देख सकते हैं। अब देखिए कुछ चीज़ें यहाँ से ना मतलब डिटेल बनाकर यहाँ पर भी दी गई है। इस वंश को गुलाम वंश इसलिए कहते हैं क्योंकि इस वंश के अधिक शासक कभी ना कभी किसी के गुलाम रहे थे। याद रखेंगे। जैसे कुतुबुद्दीन जो ऐबक है किसका गुलाम था, तो मोहम्मद गौरी का दास था। अब इल्तुतमिश किसका गुलाम था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। बलबन जो है इल्तुतमिश का दास था। ठीक है ना। ये जो है बाद में सबसे पहले शासन कौन करता है सल्तनत काल पर, तो कुतुबुद्दीन ऐबक करता है। मोहम्मद गौरी नहीं, इल्तुतमिश करता है। फिर उसके बाद बलबन करता है। बलबन भी एक बहुत बड़ा शासक हुआ करता था, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे रजिया के बाद। ठीक है ना। आप इसे याद रखेंगे कि गुलाम वंश को गुलाम वंश क्यों कहा जाता है, तो इन बातों के लिए कहा जाता है क्योंकि जो कभी न कभी जो है गुलाम वंश के जो शासक रहे हैं वो गुलाम रहे हैं। ठीक है। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक इसको माना जाता है, तो इल्तुतमिश को माना जाता है। ठीक है। एक तरह से रिवीजन है, आप यहाँ से रिवीजन भी देख सकते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्यों नहीं वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब देखिए जो है वास्तविक संस्थापक इसे क्यों नहीं माना जाता है, तो ये कंसेप्ट यहाँ पर मैं बता दूं कि जो है पहले क्या होता था कि जो है सुल्तान बनने के लिए, यानी एक मेन शासक बनने के लिए जो एक मुख्य जो राजा होता था, जिसे सुल्तान कहा जाता था। जैसे आपने अकबर के बारे में सुना है, अकबर क्या था, तो एक सुल्तान था। ठीक है। यानी वो कभी किसी का गुलाम नहीं था, वो मेन जो शासक हुआ करता था। ठीक है। तो सुल्तान कौन बनता था उस समय, मैं बता दूं, तो यहाँ से आप देख लेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वास्तविक संस्थापक क्यों नहीं बन पाया, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम से मुक्त नहीं था। यानी अपने जीवन काल में क्या किया इसने, गुलाम से क्या हुआ, मुक्ति नहीं पा सका। ये सुल्तान नहीं था। कोई भी सुल्तान बनने से कम गुलामी, इसे दास्ता कहा जाता था, गुलामी से मुक्त होना चाहिए। यानी सुल्तान बनने की जो है योग्यताएं क्या है, तो आप भाई गुलाम नहीं होना चाहिए। आज क्या है, इस देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए आपके पास कुछ योग्यताएं दी गई है ना, तो उसमें पहले योग्यताएं होती थी इस्लामिक सुल्तान बनने के लिए। ठीक है। खलीफा से प्रमाणित भी नहीं था। खलीफा कौन है, तो खलीफा ये लोग हैं जो इस्लाम के सबसे बड़े धर्म गुरु हैं। ठीक है। अपने नाम का खुतबा भी नहीं पढ़वाया। मैंने आपको बताया खुतबा क्या होता है। खुतबा जैसे कि इस्लामिक जो लोग होते हैं, इस्लाम धर्म को मानने वाले, तो ये लोग जब नमाज पढ़ते हैं झुक कर जो भी, तो नमाज में जो है नमाज के जो पंक्तियां जो कही जाती हैं उनके बीच में जो शासक होता है उनका नाम लिया जाता है। तो इसने क्या किया कि अपना नाम भी नहीं रखवाया, यानी जो है उसमें खुतबा नहीं पढ़वाया अपने नाम का, अपने नाम के सिक्के भी जारी नहीं किए। यानी जो है तो राजा कौन होगा जो सिक्का जारी करेगा, तो कभी इसने जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने सिक्के भी नहीं जारी करवाए। ठीक है। ठीक है। अब इसका व्यक्तित्व कैसा था, तो व्यक्तित्व जो है इसका लाख बख्श आपको पता है, कुरान खाई से कहा गया है, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया है। तो ये चीज़ जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात है। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जो ये बात इसमें दी गई है, ये अपने आप में कंप्लीट है। आपको इसके बाहर आपको बहुत ज़्यादा दौड़ना नहीं है। ठीक है ना। जितना आप पढ़ लेंगे तो आपके जो है कोई भी एग्जाम में आप जाकर बैठ सकते हैं। आप जो है पीसीएस में जाके आराम से बैठिए और कुतुबुद्दीन ऐबक का क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से इस क्लास के बाद आप क्या करेंगे, सॉल्व कर पाएंगे।
तो इस तरह हम लोग जो है एक टॉपिक क्लियर करते रहेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में जो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो पुत्र है जिसका नाम आराम शाह है उसको भी देखेंगे हम लोग, और इल्तुतमिश को भी देखेंगे, ठीक है ना। बाकी अब क्या करेंगे ना, आपको पढ़ना है, अब आपको जल्दी से जल्दी एग्जाम निकालना है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा, बेहतर कंटेंट देखना पड़ेगा। तो बेहतर कंटेंट देखने के लिए क्या करेंगे आप लोग, तो मेनली बेसिक चीज़ देखिए एनसीईआरटी, ठीक है। और आपको एनसीईआरटी की जो टोटल सीरीज है ना 7 बजे चलती है, कुछ क्लासेस हो गई हैं और अब कुछ क्लासेस आपको डेली डेली मिलती हैं, दिन हो या रात हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, पर आपको एनसीईआरटी क्लास 7 बजे जरूर मिलेगा, ये हमारा प्रॉमिस है आपसे। तो आप लोग इस क्लास को देखिए। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आप लगाते रहिए, अच्छे से लगाइए, मन से लगाइए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो कुछ कमियां हैं आप उसे नोट डाउन करिए, ठीक है ना, और उसको बार बार रिवाइज करते रहिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम लोग नेक्स्ट डे लेंगे और उसमें क्या हम लोग देखेंगे, तो हम लोग जो इसमें इल्तुतमिश के बारे में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।